10 बजे 10 मिनट 10 फैक्ट में सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए 10 रोचक एवं महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आया हूँ। और देखिए ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं ये प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। तो चलिए एक एक करके चालू करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट वेद व्यास से संबंधित है। अब आप सभी जानते हैं कि वेद व्यास जो है इन्होंने महाभारत की रचना की थी, लेकिन इसके अलावा इन्होंने 4 वेदों का कंपाइलेशन भी किया था और वेदों के साथ पुराण और ब्राह्मण इत्यादि का भी कंपाइलेशन किया था। अब इन्हें चिरंजीवी भी कहा जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसके अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, इनका वास्तविक नाम कृष्णा द्वैपायन था। चलिए अब हम दूसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा फैक्ट महाजनपद काल से संबंधित है। महाजनपद काल यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो देखिए इस काल में हुआ क्या कि भारत के अंदर 16 महाजनपदों की स्थापना हुई थी। अब इन अगर आप नक्शे में देखें तो ये जो 16 महाजनपद है, वर्तमान के अफगानिस्तान से इसका विस्तार होता है, वहां से लेकर वर्तमान के महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। और अगर पूर्व में देखें तो वर्तमान के बंगाल से लेकर पश्चिम में देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश तक है। वर्तमान के मध्य प्रदेश में देखें तो 2 महाजनपद आया करते थे। एक था अवंती जो वर्तमान और जिसकी राजधानी उज्जैन में थी, और दूसरा चेदी जो बुंदेलखंड क्षेत्र में था। इन 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर जो महाजनपद था उसका नाम था मगध, जो कि बिहार में स्थित है। चलिए अब हम अपने तीसरे फैक्ट की तरफ चले। तो तीसरा फैक्ट कैलेंडर से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो सबसे ज्यादा यूज्ड कैलेंडर भारत में है उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। वही कैलेंडर जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि माह होते हैं या महीना हुआ करता है। लेकिन इसके अलावा प्राचीन भारत में 2 प्रकार के और कैलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता था। पहला है विक्रम संवत और दूसरा है शक संवत। अब देखिए अगर आप भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान ने 2 प्रकार के कैलेंडरों को अपनाया। एक तो ग्रिगोरियन है और दूसरा है शक संवत। चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए विक्रम संवत, अब देखिए इस कैलेंडर की शुरुआत होती है 57 बीसी में, ठीक है ना, ईसा पूर्व में। इसलिए अगर आप वर्तमान में देखें तो इस कैलेंडर में जो ईयर चल रहा है वो 2083। अब देखिए 2026 चल रहा है लेकिन विक्रम संवत के हिसाब से 2083 चल रहा है। अब देखिए ये जो विक्रम संवत है ये चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। अब आ जाते हैं शक संवत। तो शक संवत 78 एडी से चालू होता है और इसको स्टार्ट करने वाला जो शासक था वो कनिष्क, जो कुषाण वंश का शासक था। अब इसे अगर वर्तमान में इस कैलेंडर को देखें तो इसमें 1948 चल रहा है, यानी कि 78 ईयर्स बिहाइंड जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर चल रहा है, ठीक है ना। और एक और जो स्टैंडर्ड डिफरेंस है ये सूर्य के बेसिस पर आधारित है, ठीक है ना। ये सोलार कैलेंडर है जैसा हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला फैक्ट है कश्मीर घाटी से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि कश्मीर घाटी अगर आप दुनिया के पर्यटन स्थलों में देखें तो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के शासक थे उन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। अभी अगर आप मॉडर्न टाइम्स में देखें तो महाराज गुलाब सिंह इन्होंने 1846 में अमृतसर की संधि के माध्यम से अंग्रेजों से इसे खरीदा था, ठीक है। चलिए अब हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला फैक्ट है कुषाण एम्पायर यानी कि कुषाण राजवंश से संबंधित। अभी हमने आपको कनिष्क का बताया था जिन्होंने विक्रम शक संवत की शुरुआत की थी। तो ये इसी वंश से संबंधित है और ये ययूची क्लैन से एसोसिएटेड थे। आप ये जो ययूची है ये असल में चीन का एक क्लैन है, ठीक है ना, एक जनजाति हुआ करती थी जो कालांतर में चीन से मध्य एशिया और मध्य एशिया से भारत के उत्तरी क्षेत्र में आकर इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की। खास बात यह है कि ये काफी संपन्न राज्य हुआ करता था क्योंकि जो प्रमुख या प्रसिद्ध सिल्क मार्ग था
मतलब रेशम मार्ग, वो इनके राज्यों से होकर गुजरता था और यहाँ से ये भारी मात्रा में कर वसूला करते थे, जिसके कारण ये काफी संपन्न थे। और इनकी संपन्नता का प्रमाण ये है कि इनके जो स्वर्ण सिक्के थे, भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध स्वर्ण सिक्के इन्हीं के राज्य में इशू किए गए थे। चलिए अब हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला फैक्ट है मौर्य साम्राज्य से संबंधित। तो हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। वैसे तो अगर आप मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी देखें तो उनमें 4 विदेशी उत्तराधिकारी हैं और 4 देसी उत्तराधिकारी हैं, यानी कि नेटिव रूलर्स। तो वो जो नेटिव रूलर्स थे उसमें 4 हैं, शुंग वंश, काण्व वंश, सतवाहन वंश और चेदी वंश। एक एक करके देख लेते हैं। तो शुंग वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद 185 ईसा पूर्व 185 बीसी में इस वंश की स्थापना होती है। 73 बीसी तक चलता है। उसके बाद इसके पतन के बाद काण्व वंश आता है जो 73 बीसी से लेकर 28 बीसी तक चलता है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए सातवाहन वंश, तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर सेकेंड सेंचुरी एडी तक, यानी कि 300 वर्षों तक ये सातवाहन वंश चलता है। और ये सातवाहन वंश आप देखिए तो दक्कन के क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ करता था। चौथा जो उत्तराधिकारी है वो चेदी वंश। देखिए इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हाथी गुफा का पुरातत्व विश्लेषण किया गया तो वहां पर खारवेल नाम के शासक का एक अभिलेख मिला, जिससे ये पुष्टि हुई कि इस प्रकार का वंश चला करता था, लेकिन इसका क्षेत्र छोटा था और कलिंग प्रदेश था, यानी कि वर्तमान का जो उड़ीसा राज्य है वहां तक केवल इसका विस्तार था। चलिए अब हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला फैक्ट वैदिक काल से है। तो वैदिक काल के जो समाज था वो आश्रम व्यवस्था को स्थापित कर रखा था। अब आश्रम व्यवस्था क्या है? किसी भी व्यक्ति के जीवन काल को 4 श्रेणियों में या 4 भागों में विभाजित किया गया था और ये उस व्यक्ति के आयु के आधार पर था। अब देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम जो व्यक्ति के जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक था। अब इसमें हुआ क्या करता था कि वो व्यक्ति ज्ञान अर्जित किया करता था और उससे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता था। दूसरा गृहस्थ आश्रम जो 25 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु तक था। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि यही वो आश्रम था जहां पर वो व्यक्ति अलग अलग प्रकार के ऋण और अलग अलग प्रकार के यज्ञ आयोजित किया करता था और ये धन उपार्जन भी यही गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति किया करता था, जिससे समाज को पोषित किया करता था। तीसरा था वानप्रस्थ, जैसे हम आज की डेट में बोलते हैं ना रिटायरमेंट, तो वर्तमान में रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है, लेकिन वानप्रस्थ जो था वो 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु, मतलब इसमें व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों से रिटायरमेंट ले लेता था, वन में रहा करता था और ध्यान व्यान लगाना चालू किया करता था। उसके बाद आखिरी जो आश्रम था वो था संन्यास। 75 वर्ष से ऊपर के आयु के व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करते थे और यहाँ पर ये मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास किया करते थे। चलिए अब हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला फैक्ट है हमारा विवाह के प्रकार। तो हम देखेंगे कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह के प्रकार थे और देखिए ब्रह्म, देव, अर्ष और प्रजापति, ये 4 प्रकार के विवाह थे जो जिसको समाज अच्छा माना करता था। लेकिन इसके अलावा भी 4 और प्रकार थे, गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच। तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्या था। तो ब्रह्म विवाह क्या था कि जब लड़की का पिता अपनी पुत्री का विवाह किसी योग्य और शिक्षित व्यक्ति से कर दिया करता था, तो इस प्रकार के विवाह को हम ब्रह्म विवाह कहते थे। दूसरा है देव विवाह, जब किसी लड़की का पिता अपनी पुत्री का विवाह किसी पुरोहित के साथ कर दिया करता था तो उसे देव विवाह कहते थे। तीसरा था अर्श विवाह। अब देखिए ये थोड़ा सा ये जो विवाह था ना, इसमें दहेज लिया जाता था, लेकिन दहेज देने वाला लड़का होता था और ये लड़की के परिवारजनों को गाय या कुछ वस्तु प्रदान करता था, उसके बाद इसका विवाह हुआ करता था। चौथा जो प्रकार था वो प्रजापति विवाह, ये एक साधारण प्रकार का विवाह था जिसमें बिना किसी दहेज के आदान प्रदान के ये विवाह हो जाया करता था। अब इसके अलावा 4 और प्रकार है, गंधर्व विवाह जो वर्तमान में हम जिसको लव मैरिज कहते हैं, असुर विवाह,
खरीदी हुई लड़कियों के साथ विवाह करना, राक्षस विवाह, अगर आपने किसी राजा को पराजित किया तो बलपूर्वक उनकी पुत्रियों से विवाह, पिशाच विवाह, किसी भी लड़की को बहला फुसला कर या उसे इंटॉक्सिकेट करके, बेहोश करके इस प्रकार का विवाह कर लिया जाता था। चलिए अब हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला फैक्ट है बुद्धिस्ट समिट, बौद्ध सम्मेलनों से संबंधित है। अब देखिए बौद्ध धर्म का विस्तार में अहम योगदान इन सम्मेलनों का है। तो अगर प्राचीन इतिहास में देखें तो 4 प्रकार के सम्मेलनों का उल्लेख मिलता है। पहला जो बौद्ध सम्मेलन या बुद्धिस्ट समिट हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था राजगृह में, बिहार में 483 ईसा पूर्व में, और इसको आयोजित करने वाला जो शासक था वो था अजातशत्रु। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु ही वो शासक है जिसके जीवन काल में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, ये दोनों के दोनों उन दोनों की डेथ होती है इन्हीं के शासन काल में। चलिए सेकेंड बुद्धिस्ट समिट, तो ये काल अशोक द्वारा आयोजित करवाया गया था, और ये कहाँ करवाया गया था? तो वैशाली, और वर्तमान में वैशाली कहाँ पर है? बिहार में। अब चलिए थर्ड बुद्धिस्ट समिट की बात करते हैं 250 ईसा पूर्व में, और इसको आयोजित करवाने वाला शासक अशोक है, जो मौर्य वंश का शासक था, और इसका आयोजन भी पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। और चतुर्थ या आखिरी जो बुद्धिस्ट समिट हुई थी वो 72 एडी में, यानी कि ईस्वी में कश्मीर में आयोजित करवाया गया था, और इसके आयोजन करवाने वाले जो शासक थे उनका नाम था कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सम्मेलन में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। चलिए हम अपने लास्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो अपना लास्ट फैक्ट है जैन सम्मेलनों के संबंधित। अगर आप प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो 3 जैन सम्मेलनों का उल्लेख मिलता है। पहला जो है 300 ईस्वी यानी कि 300 एडी में पाटलिपुत्र में आयोजित करवाया गया, जिसमें 12 अंग का संकलन किया गया था। जो दूसरी बौद्ध संगीति थी, जैन संगीति थी, वो मथुरा और वल्लभी, इन दोनों में एक साथ आयोजित करवाया गया था 5वीं शताब्दी में। और जो तीसरी जैन संगीति थी वो वल्लभी यानी कि वर्तमान के गुजरात में 5वीं-6ठी शताब्दी में हुआ, और इसी में 12 अंग और 12 उपअंग का जो अंतिम संकलन था वो किया गया था। चलिए इसी तरह के फैक्ट मैं और लेकर आते रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।